हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर लेक्चर। एंड ये जो लेक्चर है ये सिर्फ ऑन लिंक मैं अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, एंड दिस विल ओनली बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सीजीसी। ठीक है, आपके लिए ही सिर्फ ये मैं डाल रहा हूँ वहाँ पर। एंड उसका एक सिंपल रीज़न है, आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर एक हमने लगाया और उसको मैंने साथ साथ रिकॉर्ड कर लिया था। एंड ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ दिस इज ओनली टू टेल यू कि क्योंकि दैट वाज अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन लेक्चर, तो मैं साथ साथ वेरीफाई नहीं कर पा रहा था कि मेरी आवाज़ कितनी ठीक रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, वो उसमें जो साथ साथ रिकॉर्ड करा, आवाज़ उतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, थोड़ा ईयरफोन वगैरह लगा के सुन लेना। ठीक है, एंड आई होप आप समझ पाओगे इस चीज़ को। साथ ही साथ बीच बीच में कहीं पर बिल्कुल ब्लैंक ऑडियो है, क्योंकि उस समय जिन लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया था देवर आस्किंग देयर डाउट्स। ठीक है, तो जब वो बोल रहे हैं तो उनकी आवाज़ सामने से नहीं रिकॉर्ड हुई है। तो आप प्लीज थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना लेक्चर को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग द लेक्चर दैट वाज रिकॉर्डेड। Alright, let's start with the letter writing. First of all, आप सबको पता है कि if you are aware with the format, ठीक है, आपको अगर फॉर्मेट पता हो तो एवरीथिंग एल्स इज वेरी इजी। लेटर राइटिंग का सिर्फ फॉर्मेट पे फोकस करो कि व्हाट शुड बी द फॉर्मेट, आपको शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है। तो लेटर स्टार्ट्स विद सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर यहाँ पे कौन होगा इन दिस चीज? आप सब लोग। ठीक है, यू आर द सेंडर। आप भेजने नहीं वाले बट आप लिख रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर द सेंडर। और सेंडर्स एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं साथ साथ एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कुछ भी, लेट्स से 101, कोई भी गली का नाम लिख दो, जिस तरह से आप अपना एड्रेस लिखते हो कोई भी। ठीक है, हाँ, घर का नंबर लिखते हो फिर आप गली नंबर लिखते हो, तो स्ट्रीट नंबर लिख सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। स्ट्रीट नंबर लेट्स से 44। फिर आप अपने एरिया का नाम लिखोगे, मोहल्ले का या कॉलोनी का या सोसाइटी का। ठीक है, तो कुछ भी आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। लेट्स से ठीक है, कुछ भी लिख लिया। एंड उसके बाद आपकी सिटी आ जाएगी, लेट्स से मोहाली ही लिख देते हैं। ठीक है, और पिन कोड अगर आपको पता हो तो मोहाली के बाद आप कोमा डालकर यहाँ पे पिन कोड लिख सकते हो। आई एट दिस टाइम आई डू नॉट रिमेम्बर द पिन कोड ऑफ मोहाली, तो आई एम जस्ट टाइपिंग पिन कोड। तो दिस विल बी द सेंडर्स एड्रेस। मैं इसको इटैलिक्स में कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो सेंडर का एड्रेस आ गया बीच में। उसके बाद डेट आएगी। डेट आपको मैंने बहुत बार बोल दिया दैट फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो व्हाट विल बी द फॉर्मेट हियर? जैसे आज इस 13th में ना, तो 13 में उसके बाद कॉमा देन ईयर। ठीक है, इधर दिस वन या फिर आप ये वाला लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, 13 में कॉमा 2026, May 13 कॉमा 2026, तो दोनों ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। मंथ का नाम पूरा लिखना है, जब भी आपको मंथ का नाम लिखना है तो इट विल बी बेटर कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप ऐसे मंथ का नाम यूज कर लो जो इजी है याद रखना। जैसे फेब्रवरी आप लिखोगे तो गड़बड़ हो सकती है स्पेलिंग्स में, जनवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, दिसंबर नवंबर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे भी हो सकती है, अगस्त में कई बार गलत कर देते हो आप। तो जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, ऐसे मंथ को आप यूज कर लो जहाँ पे स्पेलिंग की गलती नहीं होगी। हालांकि आइडियली आई शुड सजेस्ट यू कि आप स्पेलिंग्स याद कर लो। ठीक है, बट मुझे पता है कि इवन आफ्टर यू रिमेम्बर द स्पेलिंग कई बार गलती हो जाती है, मुझसे हो जाती है कई बार, जब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग हो, है ना। तो अगर आपके लिए मंथ के नाम रखना कॉम्प्लिकेटेड वाली कैटेगरी में है तो थोड़े इजी स्पेलिंग आप वहाँ पे यूज करें। देन रिसीवर का एड्रेस आएगा, तो आई एम नॉट राइटिंग द टाइटल हियर, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस देखो रिसीवर के केस में, क्योंकि इट इज अ फॉर्मल लेटर, है ना, तो किस किस को आप लिखते हो लेटर? या तो एडिटर होगा किसी अखबार का, किसी न्यूज़पेपर का, कोई मैनेजर हो सकता है। ठीक है, मे बी यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ठीक है, तो हायरिंग मैनेजर या एचआर मैनेजर हो सकता है। और यू आर राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो प्रिंसिपल, डायरेक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप लिखते ही हो, तो वो हो सकते हैं। ठीक है, तो उन जो भी होगा इन द टाइटल, इन द क्वेश्चन,
राइट अ लेटर टू, जहाँ पे टू के बाद जिसका नाम होगा, जो टाइटल होगा, वो आप उससे शुरू करोगे रिसीवर का एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल राइट अ लेटर द एडिटर, द एडिटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब एडिटर कहाँ का, तो लेट्स से हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, और हिंदुस्तान टाइम्स का कौन सा ऑफिस, लेट्स से मोहाली वाला ही। अब हमें कोई लेना देना नहीं है मोहाली में कोई ऑफिस है कि नहीं। ठीक है, किसी को नहीं पता, एंड नोबडी इवन बोदर्स। आपको सिर्फ बताना है एग्जामिनर को दैट यू आर अवेयर कि रिसीवर के एड्रेस में क्या आएगा और सेंडर के एड्रेस में क्या आएगा। अब एक बार मुझसे आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था इन द क्लास कि सर एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिसीवर का और कौन सा सेंडर का। तो ऑब्वियसली देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर का पहले आएगा, रिसीवर का बाद में आएगा। और दूसरा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसको लिखना है, तो अगर आपने ये ऊपर लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको पता ही नहीं है कि रिसीवर का एड्रेस बाद में आएगा। एंड अगर आप प्रैक्टिकल टर्म्स में देखो तो बाद में नहीं है ये, इट इज टू सिंबलाइज कि ये जो पार्ट है ये वाला यहाँ तक, ये लेटर के बाहर रहता है। एंड कई बार डेट भी, हालांकि डेट जनरली अंदर आएगी लेटर के, बट कई बार डेट भी। बट ये जो पार्ट है सेंडर्स एड्रेस वाला, ये लेटर के बाहर एनवेलप पे रहता है ना, वहां पे लिखा होता है। और फिर डेट या रिसीवर का एड्रेस आप शुरू करते हो क्योंकि आप एड्रेस करते हो, ये भी बाहर है और रिसीवर का एड्रेस दोनों तरफ होगा। सेंडर का एड्रेस लेटर के अंदर नहीं होगा, रिसीवर का एड्रेस बाहर भी होगा अंदर भी होगा। तो अंदर क्यों होगा, क्योंकि आप अंदर उसको एड्रेस करोगे, बताओगे कि एडिटर को मैं लिख रहा हूँ हिंदुस्तान टाइम्स के मोहाली के। ठीक है, तो ये दोनों जगह होगा। बाहर क्यों होगा, क्योंकि भेजना तो है ही आपको। ठीक है, सो इस चीज का ख्याल रखना। अब सेंडर्स एड्रेस, डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट टाइटल। सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? देखो, मैं बता रहा हूँ। सेंडर्स एड्रेस एक लाइन का गैप डेट, एक लाइन का गैप रिसीवर एड्रेस, एक लाइन का गैप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी होगा, लेट्स से द सब्जेक्ट इज अबाउट बैड कंडीशंस, लेट्स से ऑफ रोड। लिख सकते हो, मैंने यही बताया था आपको कि मुझे मोहाली का पिन कोड याद नहीं है इसलिए मैंने ये लिखा। तो यू कैन राइट द पिन कोड 147 जो भी हो गया, मुझे मोहाली का नहीं याद। तो जैसे पटियाला का 147 001 या 004 है, तो मैं वो लिख देता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे मैं चेंज ही कर देता हूँ। ठीक है, बेटर, दिस इज द फॉर्मेट, यस। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस एक लाइन का गैप, डेट एक लाइन का गैप, रिसीवर का एड्रेस एक लाइन का गैप, सब्जेक्ट। ठीक है, देन अगेन एक लाइन का गैप, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर या मैम, जो भी वो है। अब ये प्लीज, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दोनों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि सिर्फ इधर राइट रिस्पेक्टेड सर और राइट रिस्पेक्टेड मैम। अब ये क्यों, ऑब्वियसली इट कैन हैपन कि आपको ना पता हो कि उस समय हिंदुस्तान टाइम्स का या कहीं का भी एडिटर मेल है या फीमेल है। ठीक है, बट इस चक्कर में क्या होगा कि गलतियां होने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि आप, मैंने पर्सनली नोटिस किया, सर के बाद ऑब्लिक लगाना भूल गए। ठीक है, कॉमा लगा दिया, या मैम की स्पेलिंग MAM लिख दिए। तो इट इज बेटर कि आप दोनों में से कोई एक लिख दो, कोई उसके मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, and आपका काम भी इसी। अब जो भी आपने लिखा रिस्पेक्टेड सर मैम, जो भी, अगर मैनेजर वगैरह है तो डियर लिख सकते हो यहाँ पे, डियर सर डियर मैम। ठीक है, आपका कोई कलीग है या आपका कोई जूनियर है तो वहां पे भी आप डियर सर डियर मैम, या नाम अगर दिया हुआ है तो भी डियर या मिस्टर या मिसेस, वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देन इसके एग्जैक्टली बाद यहाँ पे कोई लाइन नहीं आपको छोड़नी, आप अपनी बोली स्टार्ट करोगे। बोली स्टार्ट करने के देर आर मेनी वेज, जैसे आई एम राइटिंग टू। अब राइटिंग टू के बाद क्या आएगा, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट। अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हो, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म। अगर आप लेट्स से राइटिंग टू हाईलाइट,
ठीक है, तो जो भी करने के लिए आपने लेटर लिखा है, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट। अब आगे कुछ भी, जैसे लेट्स से हियर द सब्जेक्ट इज अबाउट बैड कंडीशन, तो आई एम राइटिंग टू हाईलाइट द बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स इन माय एरिया। ठीक है, तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हो। जो पुराना तरीका था, आई बैक टू से, या इस तरह के कुछ भी जो पुराने एक दो और थे, डोंट राइट दैट, खासतौर पे आई बैक टू से नहीं लिखना। ठीक है, तो आई एम राइटिंग टू हाईलाइट, या फिर इट इज टू हाईलाइट, या आई वांट टू हाईलाइट, तो इस तरह का कुछ लिखकर आप शुरू कर सकते हो। देन ऑफ कोर्स यू विल राइट योर बॉडी। बॉडी में शुरू आमतौर पर जनरली द फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस करते हो कि क्या आपका इशू है। ठीक है, देन इन द सेकंड पैराग्राफ जनरली आप अपनी डिमांड रखते हो। ठीक है, कि आप क्या चाहते हो, लेटर आपका लिखने का पर्पस क्या है। बस चलो आपने हाईलाइट कर दिया, तो आपने बता दिया कि सड़क की हालत बहुत बुरी है, बट अब उसके बाद जब आप लिखोगे कुछ, तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना लेटर लिखने के बाद, तो मे बी योर एक्सपेक्टेशन इज कि यू वांट कि इस अखबार के जरिए आपके जो भी आपने लिखा, यू वांट कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो आकर इन्वेस्टिगेट करें और चीज़ों को सामने लेकर आए, तो आप वो लिख सकते हो। इफ यू वांट कि वो आपके लेटर को अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा दें, पब्लिश करवा दें, तो आप वो लिख सकते हो। सो यू विल राइट योर रिक्वेस्ट हियर इन द सेकंड पैराग्राफ, डिमांड या रिक्वेस्ट क्या है आपकी। एंड इन द थर्ड पैराग्राफ आप अगेन कंक्लूड करोगे बोलते हुए कि आई होप कि आप मेरे इस लेटर पर एक्शन लोगे, या काम करोगे, या मुझे रिस्पॉन्स दोगे, तो उसके साथ आप अपने लेटर को क्लोज करते हो। And with closure, I would come to the last part, complimentary closure. Complimentary closure में क्या क्या आएगा? आपने बॉडी में let's say कुछ भी लिख दिया, ठीक है, रैंडम कोई भी चीज आपने लिख दी, चार पांच पैराग्राफ लिख दिए, जो भी, देन लास्ट में आप लिख सकते हो इन एंटिसिपेशन ऑफ फेवरेबल रिस्पॉन्स, थैंकिंग यू, योर्स sincerely, and then your name. So name, as I have already said, told you many times, please avoid writing your own name. एटलीस्ट इस तरह का कोई नाम मत लिखना जिससे पता चल जाए कि आप कहाँ के स्टूडेंट हो और कौन हो। ठीक है, तो अवॉइड करना है बस उस चीज को। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ अ लेटर। अब अगर इसमें से आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। क्या दोबारा बोलूँ नेहा? मैंने ये बोला कि नेम अपना कोशिश करना मत लिखना, या फिर एटलीस्ट अगर वैसे अब नेहा, नेहा नेम इज वेरी कॉमन, तो वो आप लिख दो, कोई इशू नहीं है। या फिर आप जो भी हो, आप सब हो, आप अपना नेम लिख दोगे, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अवॉइड क्यों करना है उसका एक रीजन है, मैं आपको बहुत क्लियरली, बहुत ओपनली आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से आपका जो पेपर है वो चला गया बाहर चेक होने, किसी और यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में चेक चेक होने चला गया, और आपने वहां पे लिख दिया था योर सिंसियरली नेहा शाह फ्रॉम सीजीसी यूनिवर्सिटी पटियाला मोहाली। अब आपने लिख दिया वहां पर, या ऊपर आपने सेंडर्स एड्रेस में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नाम लिख दिया, तो उससे क्या होगा, अब क्योंकि सामने वाले को पता है कि आप उसके कॉलेज के तो कम से कम नहीं हो, तो अगर आप थोड़ा बहुत, अब मान लो लेट्स से 11 मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी के होते तो मैं कोशिश करता आपको 10 देता, 11 में से कम, अगर अच्छा आंसर है तो अब मैं क्या करूंगा कि नहीं छोड़ो, 10 क्या देना है, 9 दे देते हैं, क्यों रिस्क लूं मैं। तो अपने स्टूडेंट्स के लिए रिस्क भी लेने को टीचर्स तैयार हो जाते हैं जनरली। ठीक है, बाहर वालों के लिए इट इज सिंपल थिंग, देखो ह्यूमन एरर्स यही होते हैं, नोबडी विल बोदर। अगर आप मुझसे कहीं दूर बैठे हो, मुझे ना आप मुझे जानते हो, ना मैं आपको जानता हूँ, ना आपको कभी पता चलने वाला है कि किसने पेपर चेक किए, तो आई विल आई बोदर कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियसली आपको अच्छे मार्क्स दूं। दूसरा रीजन, लेट्स से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास और फेल में मतलब देयर इज अ स्मॉल मार्जिन, कि लेट्स से 35 वाला अगर पास है तो 33 बन रहे हैं,
और ये बहुत बार अक्सर अक्सर होता है टीचर्स के साथ। मेरे साथ कम से कम अगर 100 पेपर्स है मेरे पास, तो उसमें से कम 50 पेपर्स विल बी लाइक दिस, जहां पर पास और फेल करना कंप्लीटली मेरे ऊपर है कि मैं 4-5 मार्क्स की ग्रेस देके पास करूं या ना करूं। अब वहां पे भी अगर मुझे पता है कि आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, तो अगर मैं अदरवाइज एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं गुस्से में बैठा हूँ पेपर चेक करने, तो मैं आपको कोई प्रिविलेज नहीं दूंगा। बट अगर मुझे नहीं पता, तो मेरे दिमाग में इतना रहेगा कि कहीं मेरे ही बच्चे ना हो। दूसरा रीजन मान लेते हैं एक बार के लिए कि अपने ही कॉलेज में, अपनी ही यूनिवर्सिटी में किसी किसी भी टीचर के पास है, एंड पूरा टाइम हमने आपको पढ़ाया है, तो आपके नाम हमें याद है। तो ऑब्वियसली टीचर्स में भी, हालांकि ऑनेस्टली इस समय जितने भी टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उनमें से किसी में आपस में कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई रंजिश नहीं है, ठीक है। पर देर आर अदर टीचर्स, और कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो आई विल ऑनेस्टली एडवाइस, अपना नाम मत लिखना, ठीक है, कोई एक्सरसाइज ऐसा कुछ लिख देना। इट इज एन ऑनेस्ट एडवाइस, मानना ना मानना कंप्लीटली आपके ऊपर है। चलो, एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू आस्क फ्रॉम लेटर राइटिंग? कुछ ना समझ आया हो? किसी को भी कुछ नहीं समझ आया लेटर राइटिंग में से? तो ठीक है फिर। हाँ जी, पूछने वाले थे कुछ? ठीक है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो मैंने वैसे बोल दी थी आपको लेटर राइटिंग शुरू करवाते टाइम ही, दैट आपके सिलेबस में टॉपिक का नाम है फॉर्मल कोरेस्पोंडेंस। फॉर्मल कोरेस्पोंडेंस में अगर मैं सिंपल से बताऊं, तो मीमो राइटिंग भी है, नोटिस राइटिंग भी है, ठीक है, ईमेल भी है, एजेंडा मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, देन रिव्यूज भी हैं, उसके अलावा रिज्यूमे, या जिसको सीवी बोलते हो आप, ठीक है। उसके अलावा देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल एक दिमाग में नहीं आ रहा इस समय, मतलब देर आर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो। कम से कम 10 या 15 कैटेगरीज और बन जाएंगी इसमें, छोटी बड़ी ऊपर नीचे करके। और इस रीजन से ये टॉपिक अगर मैं करवाने जाऊं आपको एक एक करके सारी चीजें, तो इट विल टेक मिनिमम 6 to 7 लेक्चर, और अगर अच्छे से करवाना है तो 10-12 लेक्चर। और आप सबको पता है कि ऑलरेडी लेटर राइटिंग है सब, ऑलरेडी हमने कितने टाइट शेड्यूल में अपना सिलेबस खत्म किया है। लास्ट वाला सिर्फ एक लेक्चर बचा था रिवीजन के लिए, प्रेजेंटेशन करने के बाद, है ना। तो ये नहीं हो पाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन इसमें, आई होप आप इतना मुझे जानते हो अब, कि मैं आपको काम चोरी के कारण कम से कम कोई चीज नहीं छुड़वाऊंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीजन ये था कि मीमो, नोटिस, ईमेल वगैरह, ईमेल में करवाना चाहता था, वो ऑनेस्टली मेरे दिमाग से निकल गया। वो करवाना इसलिए था कि आपको जनरली भी पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, और वो मैं किसी दिन वैसे ही करवा दूंगा आपको, संडे को रिवीजन के टाइम पे करवा दूंगा, ठीक है। पर बाकी सारी चीजें अभी आप अगर कर भी लोगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर। और जब काम में असल में आप लोगे, जब आप जॉब में जाओगे आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, तब तक तो पता नहीं फॉर्मेटिंग में, पता नहीं किस किस चीज में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो देर वॉज नो यूज। रही बात एग्जाम की, तो देर इज अ बिग चांस कि इनमें से कोई भी चीज एग्जाम में शायद आए ही ना। अगर आ गई, तो सेकंड बिग चांस है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगी, 3 मार्क्स वाले, ठीक है। और उसमें फॉर्मेटिंग का मेन इशू रहता है। रिज्यूमे आ गया, आप आराम से कर लोगे, ठीक है, उसमें तो इन्फॉर्मेशन ही देनी है। वैसे आएगा नहीं रिज्यूमे, रिज्यूमे एटलीस्ट 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है रिज्यूमे से। रिव्यू नहीं आएगा, बहुत बड़ा होता है वो, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग आ सकता है, बट उसके लिए क्वेश्चन पेपर इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, तो दे विल ऑल्सो अवॉइड मिनट्स ऑफ मीटिंग, एजेंडा ऑफ मीटिंग वो अवॉइड करने वाले हैं। ईमेल आ सकता है, ईमेल आ गया तो देर इज नो बिग चेंज। फॉर्मेट में आपको बता दूंगा ईमेल का संडे को। और वैसे आएगा नहीं ईमेल भी, ऑनेस्टली लॉन्ग में नहीं आएगा। हाँ, जयदीप ने देखो काम इजी कर भी दिया, लिख दिया, ठीक है। एंड देन नोटिस, नोटिस के लिए कुछ नहीं है, सेंटर में नोटिस,
लेफ्ट साइड पे डेट, देन नोटिस का टाइटल, देन आप 4-5 लाइन्स लिखो जो भी नोटिस के बारे में है, देन राइट साइड पे सिग्नेचर। दिस इज योर नोटिस टाइटल। मेमो भी मोर और लेस लेटर की तरह ही होता है। इवन सेम भी लिख दोगे ना बिल्कुल लेटर वाला, तो भी नोबडी इज गोइंग टू बॉदर। ठीक है, मेमो राइटिंग बता दो, अच्छा लिखा भी हुआ है मैंने, कोई नहीं, मैं आपको एग्जांपल्स दिखा भी देता हूँ अभी। ठीक है, बट मेरा मेन चीज देखो, समझो मेरी बात को, कोई फायदा नहीं होगा आपको। 3 मार्क्स के चक्कर में आप अपना एक बहुत बड़ा टॉपिक बढ़ा लोगे, क्योंकि अगर करना ही है फिर फॉर्मल कोरस्पोंडेंस की सारी चीजें करो। अगर इफ यू आर विलिंग कि नहीं जी हमने तो कोई रिस्क नहीं लेना। अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देख के डर रहे हो, तो एक में मीमो आया था, एक में नोटिस आया था, और बाकियों में कुछ भी नहीं आया था, तो फिर किस तरह से आप करोगे? तो एज अ टीचर आई विल रियली सजेस्ट कि वो 3 मार्क्स का रिस्क आपको लेना चाहिए। लीव दीज टॉपिक्स, अपनी मेहनत अपना टाइम इन चीजों पे बर्बाद मत करो। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं होगा। बाकी अगर करना चाहते हो तो ऑन संडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, क्योंकि हमने बिल्कुल टच भी नहीं किया। तो आई डोंट वांट कि वो बीच में कहीं जंबल हो जाए ये सारी चीजें, आई डोंट वांट इट। तो संडे को जो जो लोग मीमो नोटिस ईमेल वगैरह ये सारी करना चाहते हो, संडे को टाइम की भी कंस्ट्रेंट नहीं होगा, सुबह से शाम तक जितनी देर तक कहोगे बैठ जाएंगे। ठीक है, पर फिर तब करेंगे ताकि बाकियों का टाइम भी खराब ना हो और बीच में चीजें मिक्स ना हो जाए। हाँ जी मनन। देखो, मीमो आ सकता है बट बहुत कम चांस, क्योंकि बनता ही नहीं है, 11 मार्क्स तो नहीं बनते इसमें। ईमेल राइटिंग नहीं बनता, नोटिस तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ठीक है, एजेंडा बन सकता है, बट उसके लिए क्या होगा कि उनको एक पूरे पेज का क्वेश्चन डालना पड़ेगा, मीटिंग का पूरा बताना पड़ेगा, तब आप एजेंडा लिख सकते हो। ठीक है, तो वो नहीं होगा। मिनट्स, अगेन मिनट्स लिखने के लिए आपको पूरी मीटिंग के वो डिटेल चाहिए होती है कि मीटिंग में क्या क्या बात हुई, तब आप मिनट्स लिख सकते हो, वो नहीं हो सकता। रिव्यू के लिए भी पूरा एक पेपर चाहिए, तब आप पेपर का रिव्यू लिखोगे, वो नहीं हो सकता। रिज्यूमे से भी हो सकता है 11 मार्क्स पे, एंड बट वो ना कंबाइन करे, अगर रिज्यूमे या सीवी आया भी तो दैट विल बी कंबाइंड विद जॉब एप्लीकेशन, तो वो अकेला नहीं आएगा रिज्यूमे या सीवी। तो यही चीज है, मीमो तो कम ही चांस है, खैर मीमो के भी 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन मुश्किल से बनेगा उसमें। एंड अभी आपने जो पूछ ही लिया मैंने 11 मार्क्स वाला, तो देखो अगर आपने क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखा या आपने पैटर्न जो सिलेबस में भी दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में फ्रॉम योर चैप्टर, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम योर ग्रामर। ऊपर भी 4 में से 2 कर दे हैं, नीचे भी 4 में से 2 कर दे। मान लेते हैं एक क्वेश्चन आ गया आपका लीगल टर्म्स में से, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका ग्रामर के 2 टॉपिक्स में से, तीसरा क्वेश्चन ग्रामर के बाकी 2 टॉपिक्स में से, और फोर्थ क्वेश्चन विल बी फ्रॉम लेटर। ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की 2 लेटर्स आ गए उनमें से कोई एक करना, इस तरह से। तो चॉइस बहुत है आपके पास। इवन इफ इन द वर्स्ट केस सिनेरियो 11 मार्क्स में कोई इनमें से अनफेमिलियर टॉपिक आ भी गया, तो आपके पास 3 और ऑप्शन हैं चूज करने के लिए। अगेन ये होगा नहीं, प्लीज ट्रस्ट मी, लेक्चर ही आने वाला है 11 मार्क्स में। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो इसलिए बोला कि आई हैव सीन, मैंने बहुत आपको बहुत बार बोला, आई हैव सीन कि कई बार ऐसे लोगों को से एग्जाम सेट करवाया जाता है जिनको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता, उनको उन्होंने सिलेबस भी नहीं देखा होता, और वो कई बार जल्दबाजी में डाल देते हैं गलत चीज। ठीक है, तो उसका वो वर्स्ट केस सिनेरियो का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर आई डोंट थिंक कि लॉ डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ होगा, बिकॉज बहुत सिस्टमेटिक वे से चीजें चलती हैं, और पंजाबी यूनिवर्सिटी का भी लॉ डिपार्टमेंट काफी सीरियस है इस चीज को लेकर, तो वहां पे गड़बड़ होने के चांस कम है, तो समझो इस चीज को। ठीक है, क्लियर है ये चीज। 16 एंड 10 का ओवरव्यू लगा दिया। अरे भाई जयदीप, इन दोनों के लिए मैंने आपको एक रिकॉर्डेड, दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज दिए हैं, आपको देखो ना, ओवरव्यू उसी में है, दैट इज द ओवरव्यू। वो रिकॉर्ड करके भेजने का पर्पस ही यही है कि रेपिटेशन ना करनी पड़े। आई विल ज्वाइन दिस लेक्चर एंड आई विल डिलीवर दिस लेक्चर कि ताकि डाउट्स क्लियर हो पाए। ठीक है, ना कि अब लेटर राइटिंग पे आई हैव नॉट रिकॉर्डेड द लेक्चर, तो उसलिए मैंने अब कर लिया डिस्कस। ठीक है, हाँ जी, चारों चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप
को लिंक भी भेज दिया था मैंने, चैनल पे अवेलेबल है अभी तक, तो आप देख लो। अगर आपको उसमें कुछ नहीं समझ आता उसको आप यहाँ पे लेकर आओ ताकि टाइम कम लगे। अब लेटर राइटिंग में किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? ठीक है, अब जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था, अंजलि एंड जसपिंदर, मन्नत, नारायण, पलक, सिमर, ठीक है आप सब? हाँ जी सूरज। हम्म। कौन से किस, अच्छा, और चीफ जस्टिस में से? ये तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आएगा। अब क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन अगर समरी से आ गया तो चाहे मत करो एक्सप्लेन, पर अगर क्वेश्चन ही आ गया, मैं कह तो रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर है। अगर क्वेश्चन ही आ गया कि बताओ एमसी चावला ने कौन कौन से केसेस में जजमेंट दी, तो कैसे नाम लिखोगे फिर? शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो उस हिसाब से डील करोगे, लॉन्ग आ गया तो उस हिसाब से करोगे ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे हुए हैं मैंने आपको, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों चीज जस्टिस के, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लो इस चीज को। ठीक है, तो इसके अलावा सेकंड चीज क्या बोली थी? हाँ, सूरज ने बोली थी टेंसेस। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू टेंसेस। और टेंसेस सिर्फ मेनली उसके लिए कि ताकि आप पैसिव वॉइस को इजीली डील कर पाओ। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं पीपीटी ओपन कर लूँ एक का। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट मोर, थोड़ी देर रुको। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो आपने बोला कि टेंसेस आपको करने हैं, टेंसेस कम्स अंडर पैसिव वॉइस को आप इजीली डील कर पाओ, उसके लिए वी हैव टू कवर टेंसेस। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब देखो, इसमें एक चीज और याद रखना कि जब आप वॉइस को डील करो तो टेंसेस का मेन कंसर्न ये नहीं है कि आपको वॉइस को कैसे चेंज करना है, सेंटेंस को पहचानना। ठीक है, सेंटेंस किस टेंस में आया है ताकि आप उस पर उस हिसाब से रूल अप्लाई कर सको, इसलिए आपको टेंस का पता होना जरूरी है। अदरवाइज देयर वाज नो नेसेसिटी, कोई प्रॉब्लम ना होती अगर आप मतलब टेंसेस ना भी आपको आते होते तो। ठीक है, सो जस्ट गिव मी वन मोर मिनट ताकि मैं रिकॉर्डिंग भी साथ साथ सेट कर दूं। ऑलराइट, सो टेंसेस जो पैसिव वॉइस है, इट कम्स अंडर द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में बाकी बहुत सारी चीजें हैं, बट वी विल कम डायरेक्टली टू द वॉइस। ठीक है, और वॉइस में आपको टेंसेस का मेनली आपको करना है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेंसेस। अब देखो, आई डू नॉट हैव टूल्स कि मैं लिख पाऊँ, इसलिए थोड़ा संभाल लेना चीज़ों को, थोड़ा समझ जाना चीज़ों को सिर्फ बताने से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने टेंसेस हैं अपने पास? टोटल 12। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर एंड कंटिन्यूस टेंसेस हैं, उसके अलावा परफेक्ट टेंसेस हैं। ठीक है, 12 कैसे हैं? सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, उसके बाद तीनों कंटिन्यूस, ठीक है, और तीनों परफेक्ट टेंसेस, और फिर तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। ठीक है, बट अगर आप बात करो वॉइस की, तो वॉइस में सिर्फ किस किस में टेंस, किस किस में पैसिव वॉइस बन सकती है? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में,
प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर में नहीं बनेगा, एंड तीनों परफेक्ट में बन सकता है, बट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंसेस है उसमें नहीं बन सकता। तो टोटल ये चार टेंसेस हैं जहां पर पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बन सकती, पास्ट में नहीं बन सकती, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें पैसिव वॉइस बनेगी ही नहीं। तो जो बचे आठ उनके बारे में बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का रूल, अगर आप एक्टिव टेंस का देखोगे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। जब आप इसको पैसिव में चेंज करोगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा जो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। इज एम आर आएगा, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो इज आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लीज नोट, पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो a letter is written by her, ठीक है, बाय आएगा और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट था एक्टिव टेंस का, एक्टिव सेंटेंस का, वो पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, एंड बाय लग जाएगा ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले। एक और सेंटेंस देख लो आप, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल है सब्जेक्ट, तो एस या ईएस जो यहाँ पे था वो यहाँ पे नहीं आया। दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द टेंस आप रूल को उस हिसाब से अप्लाई करोगे। अगर आपने एक बार इस रूल को अच्छे से समझ लिया तो वाक्यों में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत नहीं होगी, देखो, पैसिव टेंस की मैं बात करूंगा सिर्फ यहाँ पर। A letter is written by her, अगर यही पास्ट सिंपल होता, ये सिंपल प्रेजेंट है, अगर सिंपल पास्ट होता तो a letter was आ जाता। मैं अगर ना चेंज करूँ इस स्लाइड को, सेंटेंस सेम होता, तो a letter was written by her। और यहाँ पे क्या चेंज होता एक्टिव टेंस पे, she wrote a letter, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती। सिमिलरली अगर फ्यूचर सिंपल की बात करूँ, she will write a letter अगर यहाँ पे होता तो a letter will be written by her आ जाता। ठीक है, सो लेट्स डू इट इन अनदर वे। यहाँ पे करने की जगह आई विल जस्ट राइट द सेंटेंसेस एंड उसी हिसाब से हम करते हैं। जस्ट लेट मी चेंज द स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट। तो टेंसेस की बात हम कर रहे हैं। So let's start with simple present। सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है, जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा बेस्ड अपॉन द सब्जेक्ट, जो मैंने बता दिया आपको। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का है, पैसिव का क्या रूल है, सब्जेक्ट आएगा प्लस इज एंड या आर आएगा, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है सिंपल प्रेजेंट का रूल। सेंटेंस लिखता हूँ मैं, जैसे देखो सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव सेंटेंस क्या बनेगा, एक्टिव सेंटेंस विल बी, सब्जेक्ट कोई भी लिख लो, ही लिख लो, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट्स से प्लीज और फुटबॉल लिख लेते हैं, तो ही प्लेज फुटबॉल। और इसी का पैसिव क्या बनेगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो आप देखो एक्टिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पैसिव क्या बना, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट। अब इसी को मैं चेंज करूंगा, देखना, ठीक है, इसी को हम आगे करेंगे। सिंपल प्रेजेंट की जगह अगर सिंपल पास्ट होता तो यहाँ पे रूल में क्या चेंज आता, फर्स्ट ऑफ ऑल एस या ईएस की तो कोई जरूरत वहाँ पे नहीं रहती, एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। तो क्या चेंज है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के एक्टिव सेंटेंस पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म,
तो क्या चेंज है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के पैसिव सेंटेंस में? इज एम आर की जगह गोज या वर आएगा, नथिंग एल्स चेंजेस। तो अगर मैं सेंटेंस चेंज करूँ, ही प्लेड फुटबॉल होता, फुटबॉल इज की जगह वॉज प्लेड बाय हिम हो जाता। तो कितना छोटा सा चेंज है टेंस के हिसाब से। फिर इसी को अगर हम सिंपल फ्यूचर में देखें, ठीक है, सिंपल फ्यूचर, तो यहाँ पे क्या होता है एक्टिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आता, प्लस उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगेन, एंड एग्जैक्ट आता है। और यहाँ पे पैसिव में भी क्या चेंज होता है, इज एम आर की जगह विल और उसके साथ बी लग जाता है, नथिंग एल्स विल बी चेंज। तो ही विल प्ले फुटबॉल, ठीक है, मैंने यहाँ ही विल प्ले फुटबॉल और फुटबॉल विल बी प्लेड बाय। तो पैसिव में देखो इज एम आर की जगह वोज वर और वोज वर की जगह यहाँ पे विल बी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई, बाकी सब कुछ सेम है। फिर आ जाते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। क्या लिखा है आपने? 2 मिनट मैंने डाउट काट दे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या रूल रहेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा होगा आई एन, ठीक है, और यहाँ पे इज एम आर भी आएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, दिस विल बी द एक्टिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में क्या चेंज आ जाएगा, ही सॉरी ही इज प्लेइंग फुटबॉल, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन सी, और पैसिव में क्या चेंज आएगा, फुटबॉल इज being played by। तो अगेन द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज हेल्पिंग वर्ब। और अगर इसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदले, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह मैं इसको अगर पास्ट में ले जाऊं, तो इज एम आर की जगह यहाँ पर वोज वर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वोज वर आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी पैसिव सेंटेंस में भी बाकी सब सेम, इज एम आर की जगह वोज वर आ जाएगा। तो फिर ही इज प्लेइंग फुटबॉल की जगह वोज प्लेइंग, और यहाँ पे भी फुटबॉल इज बीइंग प्लेड की जगह वोज बीइंग प्लेड हो जाएगा। तो ओनली थिंग यहाँ पे भी क्या चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। और इसी को अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में लेके जाऊँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम एक्टिव सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है, ही विल बी आ जाएगा यहाँ पे, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, पर इसका पैसिव नहीं बनेगा। अगर आप बनाने भी करोगे ना, फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाय हिम, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में देयर इज नो पैसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस नहीं बनेगा। अब आएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट पे, ठीक है, परफेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। तो परफेक्ट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट के साथ होता है एज है, ठीक है, हैज है आएगा, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, यहाँ पे आईएनजी हटा देते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही हैज प्लेइंग की जगह हो जाएगा प्लेड फुटबॉल। तो सिमिलरली जो पैसिव सेंटेंस है उसमें भी क्या चेंज होगा, हैज बीन आ जाएगा, हैज है और उसके साथ बीन आ जाएगा। तो फुटबॉल, जस्ट अ मिनट, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो थिंग सेम बात, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स, नथिंग एल्स चेंज। प्रेजेंट की जगह पास्ट परफेक्ट करोगे, तो पास्ट परफेक्ट में हैज की जगह यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
और यहाँ पे भी है की जगह हैड हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट लेके जाओगे तो फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ पे वेरी सिंपल, जस्ट के साथ हमेशा विल है आएगा। और यहाँ पे भी विल है आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी विल हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। तो दीज आर द टेंसेस एंड पैसिव। तो दोनों एक साथ मैंने समझा दिए, एक्टिव से पैसिव कैसे करना है और साथ ही साथ टेंसेस के रूल्स क्या है। ठीक है, तो अब अब अगर किसी को डाउट है इसमें से तो आप मुझे बताओ, वी विल डिस्कस योर डाउट। सूरज पहले आप बताओ, आपका ही डाउट था टेंसेस को लेकर, सो क्लियर है अब? ठीक है, मनन आपने हैंड रेज किया था तो आप बता दो अब। हाँ, पैसिव सेंटेंस में कोई भी टेंस हो डजंट मैटर, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगर पैसिव सेंटेंस है। हाँ जी, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं हम। देखो ये तो सीधे साधे सेंटेंसेस है, सीधे साधे सेंटेंसेस में क्या कॉमन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड बाय लग जाएगा। ठीक है, पर देयर आर सम एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल, ही नोज मी, तो इसको जब आप चेंज करोगे तो ये बनेगा आई एम नोन टू हिम। तो बाय की जगह टू आ जाएगा यहाँ पर, बाकी सारे रूल सेम है। ठीक है, ही नोज मी का आई एम नोन बाय हिम की जगह टू हिम आएगा, तो नो के साथ टू आएगा हमेशा, नोन टू हिम। ठीक है, इसके अलावा लेट्स से फियर, तो आप देखो ही इज फिलिंग द रूम विद फियर, तो बाय फियर नहीं आएगा, द रूम इज फिल्ड बाय फियर, वो नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको अगर चेंज करोगे, द रूम इज बीइंग फिल्ड विद फियर। हाँ, अगर ही को यूज करोगे तब बाय आएगा, बट वो हम करेंगे नहीं यहाँ पे। तो दीज आर सम एक्सेप्शन। तो जिस तरह से मैंने फिल बताया, तो फिल के साथ विद आएगा, नो के साथ टू आएगा। उसी तरह से अगर शॉक हो तो शॉक के साथ एट आएगा। ठीक है, सरप्राइज के साथ भी एट आएगा। हाँ जी, तो मैं बताता हूँ, लेट्स से मैंने लिख दिया बाय हिम, द रूम इज बीइंग फिल्ड विद फियर बाय हिम। तो कई चीजें ना ऑब्वियस होती हैं कि कोई ना कोई कर रहा होगा, कोई ना कोई। ठीक है, तो यहाँ पे द फोकस इज ऑन फियर। तो लैंग्वेज ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इस चीजों को लेकर। हमारी बात यहाँ पे बेशक सब्जेक्ट इज ही, पर सबसे बड़ा फोकस किसके ऊपर है, डर के ऊपर है यहाँ पे। द रूम इज फिल्ड विद फियर, तो फियर के ऊपर फोकस लेकर आना है हमें। तो उस वजह से अगर मैं बाय हिम लगाऊंगा तो यहाँ पे फोकस पे ये आ जाएगा। तो इट इज कम्प्लीटली वर्ड प्ले, वर्ड प्ले मतलब थोड़ा शब्दों के साथ हम खेलते हैं कई बार लैंग्वेज पे, लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ इस चीज की। द टीचर इज टीचिंग अस, वी आर बीइंग। तो अब यहाँ पे पता है ना आपको कि पढ़ाएगा कौन, पढ़ाता कौन है, टीचर ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो ऐसी कई जगह पर वेयर द फोकस इज ऑन बीइंग टोट रेदर देन द टीचर, टीचर फोकस में था, अब उसको हमें छोड़कर वी आर बीइंग टोट, हमें पढ़ाया जा रहा है। कौन पढ़ा रहा है, टीचर ही पढ़ाएगा ऑब्वियसली, या कोई तो पढ़ाएगा ही। तो उस पर फोकस नहीं है हमारा, तो लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा सा आपको उलझाती है, इसलिए मैंने एक्सेप्शन बोला इसको। तो देर आर सम एक्सेप्शन जहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होती, तो उस तरह के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको एक्सेप्शन की तरह ही समझना, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितना लगाओगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज मत पूछना अपने आप से कि क्यों। ठीक है, तो पूछना चाहिए आपको
बट उसका आंसर है ही नहीं अभी तक। तो बात समझो, देयर इज नो डेफिनेट आंसर। आपने कहीं ना कहीं वीडियोस देखी होंगी ना, फनी वीडियोस, कि जब वर्ड्स बन रहे थे या इंग्लिश बन रही थी, तो कोई somebody was drunk जब उसने इस लैंग्वेज को बनाया, तो कुछ कुछ और चीज याद रखा दिया करो। ऐसा नहीं है कि रूल्स हैं नहीं। तो क्या होता है कि जब लैंग्वेज डेवलप करती है, इवोल्व होती है, तो कई बार रूल्स बदल जाते हैं, तो कुछ चीजों में रूल्स बदल बदलना मुश्किल या कह लो इम्पॉसिबल होते हैं, या उससे लैंग्वेज में गड़बड़ आती है। आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल टू प्रूव दिस। अगर मैं यहाँ पर आई एम नोन बाय हिम लिखता, तो बाय रूल, जो रूल है ऊपर हमने किए उस हिसाब से तो ठीक है। ठीक है, रूल मुझे यही बोलता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, उसके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इजम के हिसाब से कुछ लगा दो, एंड बाय लगा दो। बट मीनिंग क्या बनेगा इसका? मैं बोलना चाह रहा हूँ ही नोज मी, वो मुझे जानता है। मैंने क्या बना दिया? आई एम नोन बाय हिम, मैं उसके द्वारा जाना जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हिम, उसके उसने नहीं मुझे दिलवाया ना, मैं, वो मुझे जानता है। इट इज ए स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब्स में कई बार ये चीज आ जाती है, तो बस एक्सेप्शन, इसीलिए हम इनको एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है अब? ठीक है, मुझे 1 मिनट देना, ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है आपको आवाज शायद आ भी रही हो। पानी की टंकी भर गई है, मैं उसको बंद करके आया हूँ। मैं यहाँ पे था नहीं, बट सूरज, कोई नहीं, अपने दोस्त थे। चलो, पैसिव वॉइस या टेंसेस में किसी को कोई डाउट? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अब बताओ आगे किसका क्या डाउट है, सब कुछ को छोड़ के प्लीज। किसका? हाँ हाँ श्योर। बस 1 मिनट, मुझे सांस लेने दो। मैं भाग तो चला तो गया, बट ये नहीं सोचा कि पढ़ा रहा हूँ मैं। हेलो, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। टेंस का नाम है, लेफ्ट साइड पे एक्टिव सेंटेंस का रूल है, राइट साइड पे पैसिव सेंटेंस का रूल लिखा हुआ है, फिर नीचे एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस लिखा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल क्या है? एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस आएगा वर्ब के साथ, एंड फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है ही और सिंगुलर है। ठीक है, तो वर्ब के साथ एस लग गया, प्लेज हो गया। तो इसी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट फुटबॉल था, फुटबॉल सब्जेक्ट बन जाएगा। फुटबॉल सिंगुलर है तो उसके साथ इज आ जाएगा, तो इज एम आर में से इज आ गया। एंड एवरीवेयर इन पैसिव वॉइस, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। पैसिव सेंटेंस अगर हम बना रहे हो तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन। कोई बहुत पीछे छुपी हुई एक्सेप्शन पड़ी हो तो वो ना मुझे पता ना किसी और को। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इन पैसिव सेंटेंसेस। ठीक है, और उसके साथ बाय आएगा, और बाय के साथ जो सब्जेक्ट था वो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम हो गया किससे? ही प्लेज फुटबॉल से। ठीक है, अब आगे चेंज कैसे होगा? अगर आप इस रूल को अच्छे से याद कर लो तो आगे चेंज करना इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि आगे क्या क्या छोटी छोटी चीजें चेंज होती हैं।
सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में जाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी एक्टिव सेंटेंस पे, और इज एम की जगह वॉज पर आ जाएगा पैसिव सेंटेंस पे। फिर कितना चेंज होगा, तो ही प्लेड फुटबॉल से ही प्लेड फुटबॉल हो गया, और फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम से फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम हो गया। सिमिलरली जब आप सिंपल फ्यूचर में जाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वापस फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ विल या शेल लगा हुआ है, ठीक है। एंड इसी को जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो वॉज वर्ब की जगह विल भी लगा हुआ है। जैसे ही विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम, तो वॉज की जगह विल भी आ गया। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस इजमा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब इसको जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो फुटबॉल इज बीइंग आ गया, तो इज एम आर उसके साथ बीइंग लग गया आईएनजी को डिनोट करने के लिए, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही आनी है, और बाय हिम आ गया। तो यहाँ पे भी क्या चेंज हुआ, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई, विल बी की जगह इज बीइंग आ गया, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस जाओगे तो दोनों ही एक्टिव में भी और पैसिव में भी क्या चेंज होगा, सिर्फ इज एम आर की जगह वॉज वर्ब, इज एम आर की जगह वॉज वर्ब। ही इज प्लेइंग फुटबॉल का ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम की जगह फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक्टिव सेंटेंस बन सकता है, सब्जेक्ट के साथ विल बी आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। पर इसका पैसिव नहीं बन सकता, ठीक है। देयर इज नो पैसिव सेंटेंस फॉर फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो बनेगा नहीं, इसलिए इस पे कोशिश मत करना। फिर आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा, साथ ही साथ सिंगुलर के साथ साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर होना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई है तो उसके साथ भी हैव आएगा, सेकंड पर्सन मतलब यू तो उसके साथ भी हैव आएगा, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट या नाम के साथ हैज आ सकता है, ठीक है। और ही हैज प्लेड फुटबॉल, और इसी को जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो हैज या हैव जो भी लगेगा उसके साथ बीन लग जाएगा, बी डबल ई एन बीन, बाकी सब सेम रहेगा। एंड जब आप प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में देखोगे तो हैज हैव की जगह हैड आ गया एक्टिव में भी, और हैज हैव की जगह हैड आ गया पैसिव में भी। तो ही हैड प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम, तो हैज बीन की जगह हैड बीन, हैज की जगह हैड। और फ्यूचर परफेक्ट अगेन हैज हैव हैड की जगह विल हैव आएगा हमेशा, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। तो क्या चीजें याद रखने वाली हैं इसमें, 90% या 95% भी मैं कह सकता हूँ सेंटेंसेस इसी फॉर्मेट से चेंज होंगे। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था ही, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है फुटबॉल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था फुटबॉल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हिम, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट विल चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल चेंज टू सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब का आपको ख्याल रखना है, कहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में, उसमें आपको कुछ सोचने वाला है ही नहीं है। But you need to remember the rules of active tenses also, active sentences also, because जब तक active sentence का आपको रूल नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि पैसिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। तो एक्टिव सेंटेंसेस या कह टेंसेस वाले रूल्स आपको याद करने जरूरी हैं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंस कि उस सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज हुआ है, ठीक है। तो टेंसेस के रूल्स को एक पेज पे लिख लो, मैंने आपको ये दे दिया है यहाँ पर। आई एम ट्राइंग कि मैं रिकॉर्ड कर तो रहा हूँ, बाद में चेक करूंगा कि रिकॉर्ड अच्छे से हुआ ये लेक्चर कि नहीं हुआ, अगर हुआ हुआ तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप में से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं, वैसे भी आपका नाम या कुछ भी उसमें दिखेगा नहीं, ठीक है। ओनली ये वॉइस जो आप बीच बीच में थोड़ा बहुत बोले हो वो थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो आई होप किसी को भी ऑब्जेक्शन भी नहीं होगी इस चीज से, ठीक है। क्लियर है डिफरेंस, राइट, एनी डाउट? हाँ जी। दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करनी है, हाँ श्योर, तो कर लेंगे व्हेनेवर वी विल स्टार्ट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप करेंगे तो अभी, नहीं तो देखते हैं, ठीक है।
हाँ, तो लेट्स हैव समवन एल्सेस डाउट फर्स्ट। अगर किसी और को कोई डाउट है टेंसेस में से या पैसिव में से तो आप बताओ। हेलो हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे डाउट मनन कोई पेपर लेके भी करवा दो। ठीक है जादू, जादू की आपके फोटो के साथ क्या हो रहा है, चलो ये बताओ आप। किससे यूज कर रहे हो आप? हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, फिर दो वोट्स हो गए हैं टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, तो उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट आई विल शो यू द पीपीटी और फिर मैं आपको इसी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, ताकि मैं पीपीटी ओपन तो है ही, मैं इसको चेंज कर दूँ सीएम को। ठीक है, आई विल स्टार्ट द कंप्लीट टॉपिक। तो मैं रीड से शुरू नहीं करूंगा, सुपरलेटिव तो पार्ट ऑफ इस नेगेटिव का। तो आई विल स्टार्ट द कंप्लीट टॉपिक, पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो स्पीड से हम कर रहे हैं, मुझे लगता है आज सारी ग्रामर हम कर लेंगे बैठ के। बट लेट्स डू वन थिंग, आई थिंक आज के लिए जो नेगेटिव वाला है वो लास्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं करते एक दिन में। कल है अपने पास अभी 2-3 दिन और, तो कल और परसों कर लेंगे, देन संडे को पूरी रिवीजन दोबारा हम एज अ डाउट क्लियरिंग सेशन कर लेंगे। ठीक है, हाँ बस वही अफर्मेटिव से नेगेटिव वाला करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, जस्ट लेट मी चेंज द स्क्रीन। जस्ट गिव मी वन मोर मिनट। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे चेंज करना। अफर्मेटिव मतलब जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव तो आप समझ लीजिए। ठीक है, बट क्यों हम अफर्मेटिव, पॉजिटिव क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज अफर्मेटिव का मेन सेंटेंस टू अफर्म, मतलब कहना। ठीक है, किसी चीज को थोड़ा सकारात्मक वे में कहना, कहना पे ज्यादा फोकस है, पॉजिटिवली कहना। एंड नेगेटिव का मतलब है नेगेटिवली, जिसको प्रेजेंट करना। तो इसका यूज कहाँ पे है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम यूज करते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव करते ही क्यों हैं? मेन यूज ग्रामर में देयर इज अ नेसेसिटी कि कई बार आप चीजों को अफर्म नहीं करना चाहते, आप उनको मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप उसको निगेट करना चाहते हो। ठीक है, मतलब लेट्स से जैसे आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, पर आप बुरे तो हो नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, आप सब बुरे स्टूडेंट्स नहीं हो। तो दिस इज अ वे जिसमें मैंने आपको अच्छा नहीं बोला, तो मैंने आपको बुरा भी नहीं बोला। ठीक है, और मतलब यही है, बुरे नहीं हो मतलब अच्छे हो। तो इसका मतलब यही है, बस मैं बोलना नहीं चाहता। तो यूज यहाँ पर होता है। बट ग्रामर इसको किस तरह से डील करते हैं? ग्रामर इसको डील इसी तरह से करेगी कि अच्छे नहीं हो का बिल्कुल बराबर मतलब है बुरे हो, और बुरे नहीं हो का बिल्कुल बराबर मतलब है अच्छे हो। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। नाउ देयर आर 4 रूल्स, 4 रूल्स मेन है, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट 4 मेन रूल्स हैं जिससे आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस को, या कह लो एक बार कहने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं। उसमें पहला सेंटेंस है एंटोनिम्स, यानी कि ऑपोजिट का यूज करना। ठीक है, एंटोनिम्स ऑपोजिट का यूज करना। ठीक है, किस तरह से आप इसको यूज करते हैं, लेट्स डिस्कस विद द एग्जांपल। जैसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अब इसको बिना मीनिंग चेंज किए मुझे नेगेटिव बनाना है, मीनिंग नहीं बदलना। इसमें ये भी याद रखना, खासतौर पर जिसको ना आपका क्वेश्चन था, अ, याद रखो इस चीज को। अगर आपके एग्जाम में ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन है कि मीनिंग चेंज नहीं करना, तो या सेंटेंस को आपको बिना मीनिंग चेंज किए ट्रांसफॉर्म करना है, तब आपको ये वाले रूल्स अप्लाई करने हैं। जैसे अगर आपने पंजाबी यूनिवर्सिटी वाला पेपर देखा हो, उसमें एक पेपर में नेगेटिव में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के केस में देयर इज नो रूल, आपको बस उस पर्टिकुलर
सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस की तरह प्रेजेंट करना है, वो कोई रूल ही नहीं है वहाँ पे। तो अगर द क्वेश्चन इज कि आपको बिना मीनिंग चेंज किए सेंटेंस को बदलना है, तब आप इन रूल्स को फॉलो करोगे। अगर देर इज नो क्राइटेरिया तो आपके पास कोई रूल नहीं है, फिर आप जो मर्जी करो, फिर आप चाहे ही इज नॉट अ गुड बॉय लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो कीप इन माइंड कि ये रूल सिर्फ तब के लिए हैं जब मीनिंगलेस नहीं करना। तो ही इज अ गुड बॉय को अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है इन नेगेटिव सेंटेंस, तो मैं क्या करूंगा, ही इज नॉट अ बैड बॉय। तो उसको अच्छा नहीं बोला मैंने, तो मैंने उसको बुरा भी नहीं बोला। ठीक है, ही इज अ गुड बॉय का मैं उसको नहीं बोलना चाहता, तो मैंने बोला ही इज नॉट अ बैड बॉय, बुरा नहीं है। ठीक है, नॉट अ बैड बॉय, तो गुड की जगह नॉट अ बैड। तो गुड का एंटोनिम क्या है, बैड, बैड के साथ नॉट लगा दिया, तो एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड को यूज करना। इट इज पॉसिबल, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, पॉसिबल, पॉसिबल है जीतना। तो पॉसिबल का ऑपोजिट क्या है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के साथ नॉट लगा दो, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू विन। तो पॉसिबल टू विन की जगह नॉट इम्पॉसिबल टू विन आ गया। फिर डाउटफुल, आई वॉज डाउटफुल अबाउट द प्लान। अब ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, डाउट का एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड क्या है, इफ यू हैव अ डाउट, तो आई एम श्योर, है ना, तो मुझे डाउट नहीं है, आई हैव नो डाउट, वो है इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, देयर इज नो डायरेक्टली एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ डाउट। तो क्लोज ऑपोजिट आप वहां पर यूज करोगे, क्लोज एंटोनिम यूज करोगे। तो डाउट का क्लोज एंटोनिम क्या है, श्योरिटी। ठीक है, तो आई वॉज डाउटफुल, मैं डाउटफुल था, आई वॉज नॉट श्योर, तो मैं श्योर नहीं था। मीनिंग सेम रहना चाहिए इररिस्पेक्टिव कि आपने यहाँ पर क्या किया, नेगेटिव भी बन गया, मीनिंग भी सेम हो गया। ठीक है, आई वॉज डाउटफुल अबाउट द प्लान, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द प्लान। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल रूल, जो मेन वर्ड है उसका ऑपोजिट वर्ड यूज करो, उसके साथ नोट लगा दो। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी इजी, ये तो आप कर ही लोगे सब लोग। जहाँ पे प्रॉब्लम हुई आप प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, जो चीज ना समझ आई। The second rule is सूरज, it depends, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आई कैन नॉट रियली टेल कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स में, बट क्वेश्चन विल बी कि कितने मार्क्स का, तो आई थिंक 6 या 7 मार्क्स का टोटल इसमें से होगा। हाँ, so this was the first rule. Second rule is shifting degrees of comparison, जो आपका क्वेश्चन था जयदीप एंड गुलशरण। तो ये दूसरा रूल है जिससे हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहला रूल क्या है, अगर ए एंड बी इक्वल है, ठीक है, पहले डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है क्या, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं आपको ले जाऊंगा दूसरी स्क्रीन पे, 10 मिनट, क्योंकि यहाँ पे समझाना है इस पहले का टास्क। 10 सेकेंड। ऑलराइट, तो पहले कौन कौन से डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव। एग्जांपल्स, गुड, पॉजिटिव की एग्जांपल क्या है, गुड, तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री इज बेटर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री इज बेस्ट। तो अगर आपके पास सेंटेंस आ गया पॉजिटिव डिग्री में, लेट्स से ए इज एज गुड एज बी, ये उतना ही अच्छा है जितना बी है। ठीक है, इसको अगर आपको चेंज करना है नेगेटिव में, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, बी इज नॉट बेटर देन ए। ठीक है, लेट्स मूव इट टू द नेक्स्ट लाइन। तो अगर पॉजिटिव डिग्री में आपके पास आया तो वो चेंज हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, शिफ्टिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन शिफ्ट कर दी, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चले गए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने अगर नोटिस किया हो, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई दोबारा। तो ए इज एज गुड एज बी,
ए उतना ही अच्छा है जितना बी है। तो उसका ये मतलब है कि बी ए से अच्छा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे लिखा ना ए इज नॉट बेटर देन बी, तो वहां पे एक सेकंड मतलब बन जाएगा कि ए बी से कम है। हमने वो नहीं बनाना, हमने ये बनाना है कि ए कम से कम उतना अच्छा है जितना बी है। कम से कम इस चीज को हमें प्रूव करना है कि जो मर्जी हो जाए ये ना लगे सेंटेंस को देखकर कि ए बी से कम है, तो एटलीस्ट उसके बराबर है। तो अगर बी इज नॉट बेटर देन ए, तो कम से कम यहाँ पर इतना प्रूव हो गया कि ए अभी भी बी के बराबर है कम से कम। ठीक है, उससे कम नहीं है। ठीक, तो ए इज एज गुड एज बी को आपने चेंज कर दिया, बी इज नॉट बेटर देन ए। तो गुड का कंपैरेटिव यूज किया बेटर, उसके साथ नॉट लगा दिया, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई। फिर सेकंड कैटेगरीज, अगर आपके पास ऑलरेडी जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री में आ गया, लेट्स से ए इज बेटर देन बी। अब इसको अगर आपको चेंज करना है इन नेगेटिव सेंटेंस, तो आप अगेन डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करोगे, और इस बार कंपैरेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव डिग्री में चले जाएंगे, एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिर से चेंज हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा बी इज नॉट एज गुड एज ए, क्योंकि ए बेटर है बी से, तो बी ए के जितना अच्छा नहीं है। ए इज बेटर देन बी इज नॉट एज गुड एज ए। तो कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में मैं चला जाऊंगा बाय चेंजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सिमिलरली अगर आ गया सुपरलेटिव में, जैसे ए इज द बेस्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा हमेशा, ए इज द बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे और चीजें आ सकती हैं ऑब्जेक्ट की जगह, जैसे ए इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। तो ऐसी चीजें आ सकती हैं, प्रेज आ सकता है कोई, बट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब इसको कैसे चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए को कैटेगराइज भी कर दिया कि वो स्टूडेंट है, तो मैं इसको चेंज करूंगा अगेन इन पॉजिटिव डिग्री, नो अदर स्टूडेंट इज बेटर देन ए। अब इन माई क्लास या लिखना नहीं लिखना वो मेरे ऊपर है, नो अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास लिख सकता हूँ मैं, नो अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज बेटर देन ए। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, इज एज गुड एज ए, पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है। तो ए इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, नो अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज एज गुड एज ए। तो सुपरलेटिव भी किस में चेंज होगा, पॉजिटिव में, कंपैरेटिव भी किस में चेंज होगा, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव आ गया तो कंपैरेटिव में, और साथ ही साथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी हमेशा, क्योंकि सुपरलेटिव में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो उसको हम बोलते हैं नो अदर मेथड। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट ना लिखता या ये सारा कुछ ना लिखता, ए इज द बेस्ट लिखता अकेला, तो उस कंडीशन में क्या होता, तो यहाँ पे सिर्फ मैं लिखता नो वन इज, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं है वो क्या है, नो वन इज एज गुड एज ए। तो ये चीजें आप यूज करोगे व्हाइल चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो, यहाँ पर भी लिखी हुई है, और मैं आपको वापस पीपीटी पे ले जाता हूँ एक बार के लिए, ताकि आप वहां पे भी देख लो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सर यहाँ पे भी आप एग्जांपल्स देख सकते हो, जहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में था अंकित इज एज ग्रेट एज श्याम, श्याम इज नॉट ग्रेटर देन अंकित, तो ग्रेट का ग्रेटर हो गया। ठीक है, फिर ऑलरेडी कंपैरेटिव में था अ प्लेन इज फास्टर देन अ ट्रेन, तो इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना था, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, अ ट्रेन इज नॉट एज फास्ट एज अ प्लेन। फिर सुपरलेटिव, अकबर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग इन इंडिया, द स्ट्रॉन्गेस्ट था, नो अदर किंग वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अकबर इन इंडिया। तो दीज आर द मेथड्स। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि यही आपका मेन क्वेश्चन भी था। अगर क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, so let's continue further. The third rule is, एक बहुत सिंपल सा रूल है, एक्सपेंडिंग टू एंड टू।
अगर आपके पास कुछ इस तरह के सेंटेंस आ जाए, ही इज टू वीक टू वॉक, द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। तो टू एंड टू, T-O-O-2 और T-O-2, ये वाले सेंटेंसेस अगर आपके पास आ जाए, तो हाउ विल यू चेंज दीज सेंटेंसेस? जो फर्स्ट टू है T-O-O, इसका मतलब है बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। ठीक है, टू वीक, जरूरत से ज्यादा थक चुका था वो चलने के लिए। टू को T-O-O-2 को आप चेंज करोगे सो में। ठीक है, तो ही इसका ही आ गया, T-O-O-2 चेंज हो गया सो में, वीक का वीक आ गया। उसके बाद आप लगाओगे दैट, इस ट्रू की जगह पर। ठीक है, सेकंड ट्रू की जगह पर दैट लग गया। फिर जो भी सब्जेक्ट था सेंटेंस का, जो भी, वो एज इट इज दैट के बाद आ जाएगा। उसके साथ अगर यहाँ पर जो सेंटेंस था आपका वो प्रेजेंट में था तो कैन नॉट, अगर पास्ट में होता तो कुड नॉट आ जाएगा, और फिर लास्ट वर्ड जो भी था आपका वो आ जाएगा। He is too weak to walk, he is so weak that he cannot walk। अगर यहाँ पर is की जगह was होता, he was too weak to walk, तो he was so weak that he could not walk, ये हो जाता। जैसे यहाँ पर हुआ, the news was too good to be true, न्यूज इतनी अच्छी थी कि सच नहीं हो सकती थी। द न्यूज वॉज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू, तो वॉज था तो इसलिए कुड नॉट आ गया कैन नॉट की जगह। फिर द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो इसको आप अगर चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो जिस तरह से हमने अभी तक किया, जैसे द टी इज सो हॉट दैट इट कुड नॉट बी ड्रैंक, ऐसा भी लिख सकते हो। बट द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, आई को एज्यूम कर लिया मतलब आपने कि कौन पिएगा, या मैं पीऊंगा या वो पिएगा, है ना, कोई इंसान पिएगा। तो आई, वी, ही, शी, कुछ भी आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते थे अपनी मर्जी से। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो थोड़ा सा एजम्पशन यहाँ पर लगा लिया कि कौन पिएगा, मैं ही पीऊंगा, सब्जेक्ट को एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो आई होप ये रूल भी क्लियर है, इट इज वेरी सिंपल रूल। लास्ट वाला जो रूल है, रूल 4, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रूल तो हम बोल रहे हैं इसको, बट देर इज नो पर्टिकुलर रूल, कोई रूल है नहीं है यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं डबल नेगेटिव। दो नेगेटिव्स को आप यूज करो, जैसे मैथमेटिक्स में माइनस एंड माइनस प्लस होता है, वैसे ही डबल नेगेटिव्स का यूज करके आप पॉजिटिव मीनिंग बना सकते हो। जैसे आई सो द ताजमहल, मैंने ताजमहल को देखा। आई डिड नॉट फेल, डिड नॉट एंड फेल, डिड नॉट लगा दिया एक नेगेटिव, फेल लगा दिया दूसरा नेगेटिव। डिड नॉट फेल का मतलब पास, और यहाँ पर पास का मतलब कि मैंने वो काम किया था। ठीक है, आई सो द ताजमहल, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है, आपकी बहुत ज्यादा कॉमन सेंस यूज होगी। तो आपको एग्जांपल्स मैंने भेजी हुई है, इसको लेकर अलग से पूरी लिस्ट भेजी थी, आप उसमें से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को रीड करो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिले कि अच्छा ये मेथड है, ये वाला तरीका यूज हो सकता है डबल नेगेटिव के केस में। सेकेंड एग्जाम्पल, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न। तो नो एंड विदाउट, नो एंड विदाउट का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, दैट समथिंग इज देयर। ठीक है, जैसे एक आपने नाम सुना होगा प्लेटो का, प्लेटो का जो टीचर था सोक्रेटिस, सोक्रेटिस का एक स्टेटमेंट था दैट आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, मुझे एक चीज पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो कुछ नहीं पता एंड एक चीज पता, दोनों पैराडॉक्स बन गया, और दोनों क्योंकि नेगेटिव्स में यूज हो गए, तो उसका अपने आप में एक मीनिंग बन गया कि कुछ पता है, समथिंग इज देयर। ठीक है, यू आर नॉट बैड, नॉट एंड बैड मतलब गुड। तो ये रूल वहां पे भी था, बट डबल नेगेटिव्स भी है ये, नॉट भी लगा दिया, बैड भी लगा दिया। ठीक है, तो उस केस में नो एंड विदाउट का मतलब कुछ है। फिर अ मदर लव्स हर चाइल्ड, देयर इज नो मदर हु डज नॉट लव हर चाइल्ड। अब इसको आप ऊपर वाले मेथड से भी कर सकते थे, देयर इज नो मदर विदाउट लव फॉर हर चाइल्ड, और इसको आप नीचे वाले के साथ कर सकते हो, देयर इज नो रोज हु डज नॉट हैव अ थॉर्न, व्हिच डज नॉट हैव अ थॉर्न, सॉरी। ठीक है, देयर इज नो रोज व्हिच डज नॉट हैव अ थॉर्न। तो दोनों को आप इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हो। तो तीन मेथड यहाँ पर है, अदरवाइज एमएसटी के टाइम पे मैंने आपको नोट्स भेजे थे, उसमें बहुत सारी और एग्जांपल्स। किसी को ना समझ आया हो नेगेटिव्स को किस तरह से, सॉरी अफर्मेटिव को किस तरह से
नेगेटिव में चेंज करना है तो आप मुझे बताओ।